गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भरानी, पीजीटी टीचर, +2 हाई स्कूल बोध गया, गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे ऑफ क्लास 12। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें आपको समझना कम है और रटना ज़्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर में जो है फिगर ज़्यादा है। ये आपको डाटा बेस्ड चैप्टर है ये, और डाटा मिलेगा। और आज के समय में ये सबसे ज्वलंत विषय है, ज्वलंत चैप्टर है। बहुत इस पर जो है आजकल काम हो रहा है, बहुत लोग जागरूक हो गए हैं कि भाई वातावरण जो है उससे प्रदूषण जो फैल रहा है इन्वायरमेंट में, जो के प्रति लोग को ज़्यादा सचेत हो गए हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो इस चैप्टर में पढ़ना है, जो टर्म है वो है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण, हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको अगर पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखने आया या प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो सबसे पहले जो एक फार्मूला मैं बताता हूँ वो है PDHI। याद कर लो, क्या बात याद कर लो? PDHI। P से हो गया आपका पॉइजनस, D से हो गया डर्टी, S से हो गया हार्मफुल, I से हो गया इम्प्योरिटीज़। एक फार्मूला खाली वर्ड याद कर लो, PDHI। PDHI का मतलब क्या हुआ? पॉइजनस, डर्टी, हार्मफुल, इम्प्योरिटीज़। मतलब जो चीज़ जो अवांछित है, जहरीला है, हानिकारक है और जो जीवन नाशक है, जो सब्सटेंस, जो चीज़, उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। अब वो किसके लिए? जो हार्मफुल है, डर्टी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो किसको ख़राब कर रहे हैं? एयर को, लैंड को और वाटर को। हवा, पानी और जल में जो खराबी ला दें, जो नॉर्मल से अबनॉर्मलिटी ला दें, लिखा अनडिजायरेबल चेंजेस। नॉर्मल से अबनॉर्मल, जो वांछित थे उसको अवांछित कर दे, अच्छे से खराब की ओर ले जाए, प्रदूषित कर दे, गंदा कर दे, उसको कहता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में गंदा होना, समझे बच्चों? और जब पॉल्यूशन होगा तो वो 3 चेंजेस आएंगे, वो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। पॉल्यूशन का पहला फॉर्मूला बताए PDHI। दूसरा बताए वो चेंज कहाँ ला रहे हैं? एयर, लैंड और वाटर में। और कैसा चेंज है? अनडिजायरेबल चेंज है, अवांछित है, जो गंदा कर दे रहा है। और चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? हमारे भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं में जो चेंजेस ला रहे हैं उनको पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? पॉल्यूशन शब्द समझ गए? प्रदूषण, पॉल्यूशन का मतलब होगा गंदा कर दे। किसको? हवा को, पानी को, वाटर को गंदा कर दे, हमारे यूज़ के लायक उसको ना छोड़े, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसमें वो हमारे जो जीवन वहाँ मैं वहाँ अच्छे से लाइफ लीड नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि जो इस पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉल्यूटेंट कर रहे हैं, प्रदूषक कहते हैं। जो हवा को, पानी को, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, नॉर्मल जो चीज़ है, उनके रासायनिक जो है उनमें चेंजेस ला रहे हैं। और कहता है इसी के संदर्भ में जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी सचेत हो गई और उन्होंने एक एक्ट लाया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। क्या लाया बेटा? 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1986। इस चैप्टर में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको रटना ज़्यादा है और समझना कम है। दूसरी बात क्या है कि मैं जब ये कोई भी जो प्रोटेक्शन एक्ट आया, कोई भी एक्ट जो लाया गौर सरकार ने लाया, उसमें मैंने आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला है, वाटर याद कर लो, पानी याद कर लो। वाटर बना है WATER, वाटर। तब पहला जो पॉल्यूशन से संबंधित जो एक्ट आया, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पहले आया, याद कर लो, पानी के बारे में वाटर, फिर एयर, फिर आया इन्वायरमेंट। वाटर, एयर, इन्वायरमेंट। वाटर याद कर लो, वाटर याद कर लोगे तुम्हारा बहुत क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। वाटर, देखो वाटर सबसे पहले जो एक्ट आया वाटर आया, उसके बाद एयर आया, उसके बाद जो आया इन्वायरमेंट एक्ट आया। इसमें फॉर्मूला है 74, 81, 86। वाटर एक्ट जो आया 1974 में आया, एयर जो है 81 में आया और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 में आया। बच्चे क्वेश्चन बराबर आएगा कि कौन एक्ट कब आया, तो उसका फॉर्मूला याद कर लो कि सब फॉर्मूला है, पहले वाटर याद करो। वाटर का पहला वर्ड है W, तो पहले वाटर एक्ट आया, उसके बाद एयर एक्ट आया, उसके बाद इन्वायरमेंट आया। कब आया? 74, 81, 86 में आया। इसलिए लिखा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? ये आया 74, 81, 86, 1986 में आ गया। तो ये जो इन्वायरमेंट मतलब हो गया पूरा वातावरण, तब वातावरण को
जो एक्ट आया उसमें क्या कहा है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जिस वातावरण में हम निवास करते हैं रहते हैं उसको सुधारो, उसको अच्छा बनाओ, इसके बारे में आ गया। और इसमें जो सबसे पहले जो बच्चों हमको पढ़ना है वो एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। तब पहला जो आप पहले फ़ोटो देखो बच्चों, ये फ़ोटो से कंसेप्ट क्लियर कर लो, फ़ोटो देखोगे तुम्हारा पोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कॉज जो है वो कौन है, ये कल कारखाने हैं और गाड़ी से निकलने वाला ये धुआं, ये जो बर्निंग, जो पेट्रोल डीजल जल रहे हैं उनसे धुआं जो निकल रहा है, कल कारखाने से धुआं निकल रहा है, ये हमारे वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन आता है कि ये जो है जो वायु प्रदूषण के सबसे बड़े सोर्स कौन है, तो वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े महानगरों में जो प्रदूषण जो कॉज कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बच्चों। ये जो है जब वायु प्रदूषण होगा तो हमको सांस लेने में तकलीफ होगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा, श्वसन क्रिया में दिक्कत होगी। वही लिखा है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर। हवा पानी हमारे जीवन के लिए, हवा पानी और भोजन हमारे जीवन के लिए, किसी भी जो प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और हवा गंदी हो जाएगी तो हमको दम घुटेगा, हम जल्दी जय श्री राम हो जाएंगे। अब कहता है कि जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में 3 पॉइंट जो लिखा है, ये कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन और ऑर्गेनिज्म, सहने की क्षमता। कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जो है जो वायु प्रदूषण को सहने की क्षमता ज़्यादा है। कोई बहुत जल्दी घंटा घंटा भी जो है धुआं में रहेंगे तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता ही हो गई। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितना देर तक वो उस गंदे वातावरण में, गंदी हवा में वो रह सकते हैं, उसके बारे में कहते हैं ड्यूरेशन, समय की समयावधि के बारे में बोलता है। और ये कंसंट्रेशन होगी मात्रा, ज़्यादा आप कभी गाड़ी चला के जा रहे हैं रोड पर कि जाम में फंस गए तो टेम्पो है, होली बाबा है जो धुआं निकालता है, सफोकेशन होता है, दम घुटता है, लगता है प्राण निकल जाएगा, दम घुट जाएगा, उसी के बारे में कंसंट्रेशन कहा है। और तीसरा ये दिमाग में रखो बच्चों, ये जो गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है इसमें 2 चीज़ के बारे में दिमाग रखो, एक कुछ पॉइजनस गैसेज होते हैं और कुछ धूल कण होते हैं, हमको उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जो धूल कण है, जो पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा पहन के जाइए और देखिएगा कि शाम में आइएगा तो जहाँ प्रदूषण ज़्यादा पूरा सफ़ेद कपड़ा काला 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 हो जाता है। इसके कारण सस्पेंडेड, उसको कहता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, धूल कण जो है हवा में इतने ज़्यादा हैं। तीसरी जो धुआं निकल रहा है, इस धुआं में जो है गैसेज हैं, गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह हैं, वो सब ज़्यादा निकलते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में आगे बताया गया बच्चों। वही क्या, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मतलब जो धूल कण उसके बारे में, और गैस, यस एयर पॉल्यूटेंट, वायु में जो गैसेज हैं, जो SO2 है, NO2 है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे बच्चों, उसके बारे में कहा गया है। अब क्या कहा गया कि जो ये 2 फोटो दिया गया बच्चों, इस फोटो के बारे में कंसेप्ट क्लियर करो। ये फोटो का नाम है, इसका हमेशा हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। NCERT +2 का जो परीक्षा दोगे ये फोटो कल बना देगा, ये आपको लेवलिंग करना। इसका नाम है स्क्रबर। क्या नाम है बच्चों? स्क्रबर। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्क्रबर क्या करता है? जो एयर पॉल्यूशन में जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसको ये कंट्रोल करता है। यंत्र जो है स्क्रबर, डर्टी एयर जा रहा है, यहाँ से क्लीन एयर निकल रहा है, ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये चूना का पानी का फुहारा दिया जा रहा है, वो क्या करेगा कि SO2 को जो है उसे क्लीन एयर में SO2 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहता है, याद कैसे होगा, S से स्क्रबर, S से SO2, दोनों S को S से जोड़ दो। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई जो हवा में जो गैसेज हैं, जो हानिकारक गैसेज हैं, पॉइजनस गैस सल्फर डाइऑक्साइड हैं, जो गाड़ी से निकलता है, धुआं से निकलता है, फॉसिल फ्यूल जलता है, पेट्रोल डीजल पे जो सल्फर है वो SO2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रबर है। S से स्क्रबर, S से SO2, याद कर लो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ये क्या करता है? ये धूल कण, जो धूल कण है उसको ये 99% ये कंट्रोल करता है। क्या कहता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, कहता है ये है कि जो
कल कारखाने हैं, सरकार कहती है कि आप अपने कल कारखाने जहाँ चिमनी से धुआं निकलता है वहाँ पर ये सब मशीन को आप फिट कर दीजिए, उसे जो हवा में जो धुआं निकल रहा है उसको ये पार्टिकुलेट मैटर को कम करेगा। 99% पार्टिकुलेट मैटर को, धूल कण को ये कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है समझ लो, बहुत मैं हल्के समझा देता हूँ। इसके अंदर हाई इलेक्ट्रोड वायर होते हैं, उससे हजारों वोल्ट करंट पास किया जाता है। हजारों वोल्ट करंट से क्या है, कोरोना डेवलप करता है। अब कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को अपने में चिपका लेते हैं। और यहाँ पर क्या दिया, कलेक्शन प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो धूल कण जो है नीचे कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड करता है, नीचे आ जाएंगे। समझा बच्चे? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ई सब कुछ ई से ही है। ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रोड वायर, इसमें इलेक्ट्रोड वायर रहते हैं जिससे हजारों वोल्ट करंट पास किए जाते हैं। और जब हजारों वोल्ट इलेक्ट्रॉन करंट पास किया जाएगा, वोल्ट दिया जाएगा, करंट पास किया जाएगा, तो यहाँ तुमको एक ही वर्ड याद करना है, वो है कोरोना। कोरोना डेवलप करेगा, कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल को कैच कर लेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। मालूम है नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है ना, पढ़े ना? नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक पोल रिपेल, वन लाइक पोल अट्रैक्ट, होता है ना। जैसे लड़का और लड़की देखता है अट्रैक्शन, लड़का लड़का में अट्रैक्शन नहीं, लड़का लड़की में अट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो गया, सारा धूल कर। यहाँ क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी में वो ये आता है कि यहाँ से जो हवा का जो पास करेंगे उसका स्पीड जो है वो हल्का होना चाहिए। तेजी से करें तो हवा उड़ के सब बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ स्पीड पर ध्यान रखना। उसी से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, स्पीड ऑफ द जो एयर होना चाहिए वो लो होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेरे हवा में जो SO2 को हटाने वाला स्क्रबर और जो धूल कण को हटाने वाला जो मशीन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है बच्चों, जो एनसीईआरटी में हमको पढ़ना है। अब आगे देखिए, इस स्लाइड में दिखाया गया एक वर्ड आएगा CPCB। CPCB का फुल फॉर्म आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिस धूल कण का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत डेंजरस है। वो नाक से जाएगा और यहाँ पर ट्रैकिया, ये जो विंड पाइप है वहाँ से लंग्स में जाकर के, सेल में, अल्वोलाई में जाकर के वो जम जाएगा। समझे बच्चों? इसलिए ध्यान रखो कि CPCB, खूब हिट क्वेश्चन है ये, कि CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है कि जो धूल कण का साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर से होगा वो कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ये हिट क्वेश्चन है बच्चों। हर पॉइंट को मैं तुमको बायोलॉजी ऐसा पढ़ा दूंगा, इस चैप्टर से तुमको एक क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। और दुनिया का कोई परीक्षा तुम दो, सिपाही का दो, दरोगा दो, SSC दो, BPSC दो, बैंक का दो, हर परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन तो इसे आना ही आना है, लड़ना ही लड़ना है। लेकिन मैं आपको आज ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप, मेरा बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं फेल नहीं करेगा, छक्का और चौका मार के आएगा। दूसरी बात कहता है कि साहब ठीक SO2 हटा दिया, और क्या हटाया हमने, वो धूल कण को हटा दिया। अभी भी जो धुआं निकल रहा गाड़ी के धुआं, उसमें क्या है ना कि आजकल जितना गाड़ी का धुआं निकलता है उसमें बहुत से उसकी इंजन की एफिशिएंसी नहीं अच्छी नहीं है, इंजन खराब है, पुराना इंजन है, धुआं निकालता है। तो उसके लिए क्या है, 2-3 पॉइंट्स को याद कर लो बच्चों। एक मशीन का नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, जो पूरा से पेट्रोल और डीजल पूरा जला नहीं, अनबर्न्ड जिसको कहते हैं, पूरा जला नहीं, जल के जो है वो एनर्जी नहीं बनाया, तो जिसका फिल्टर खराब है, जिसका नोजल खराब है, जिसका पंप खराब है, तो उससे पूरा बर्निंग नहीं होगा, फ्यूल का, पेट्रोल और डीजल का बर्निंग नहीं होगा। तो वो कहता है अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन है उनको क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड को S से जोड़ा, सल्फर डाइऑक्साइड को स्क्रबर, पार्टिकुलेट धूल कण को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और कहता है जो मेरा जो बाकी बचा हुआ जो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको अलग करने के लिए जो मशीन, जो गाड़ी में जो मशीन फिट किया गया उसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों आजकल तुम जब गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाओ और जो नई नई गाड़ियाँ देखोगे उसके जो जहाँ धुआं निकलता है वहाँ देखो टपर टपर पानी टपकता है, तो यही पानी उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि पानी बना के टपकाता है। हमको लगता है पानी कहाँ से गिर रहा है साहब, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन जो आता है हर परीक्षाओं में, इस कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 गो कैटलिस्ट लगा हुआ है। कैटलिस्ट समझते हो केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट किसको कहते हैं? जो स्वयं रिएक्शन में भाग न लेवे लेकिन रिएक्शन की गति को तेज या धीमा कर दे। और देहाती भाषा में बच्चों, हम लोग देहात के हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों का देहात कहता है सीबीएसई वाला, तो हम लोग कहता है कैटलिस्ट का मतलब हो गया है बैठकबाज। बैठकबाज समझते हो, जो बैठकबाजी करता है, खुद भाग ना लेता है, बैठकबाजी कर दिया, चुट्टी काट लिया और लड़वा दिया। बस कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा या स्लो करेगा। तो कैटलिस्ट का नाम पूछता है, बहुत हाईली मेटल है, पीपीआर, याद कर लो, पीपीआर है ना, पी से प्लेटिनम, पी से प्लेडियम, रोडियम। क्वेश्चन पूछ दिया कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सा मेटल लगा है? पीपीआर लगा है, याद कर लो बच्चों। ये पीपीआर क्या करता है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और वाटर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सुन लो कि हमारे शरीर में जो गैस को ढोता है, O2 और CO2 को, जो सांस लिए और जो सांस छोड़े, सांस कहता है कि सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको शरीर के अंदर ढोता है कौन? ढोता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, कहाँ रहता है? आरबीसी में। आरबीसी किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को, जो खून का रंग लाल खून जो बना है, लाल खून, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? O2 CO2 को करता है। लेकिन क्या करिएगा, यहाँ तो क्या है कि भाई एक लाइसेंसी बंदूक के साथ एक अनलाइसेंसी बंदूक रखिए, एक ओरिजिनल बीवी के साथ डुप्लीकेट बीवी रखिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको हेमोग्लोबिन को बहुत मोहब्बत है कार्बन मोनोऑक्साइड से। वो CO2 और जहाँ उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, वो ऑक्सीजन और CO2 को भूल गया। क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, कितना गुना? 200 से 250 गुना ज़्यादा मोहब्बत है हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड से, और एक कंपाउंड बना लेता है। पढ़ेंगे जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो बच्चों पढ़ाएंगे मैं आपको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन जो है अटैच कर जाता है। क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और वो जो है ऑक्सीजन और CO2 को ढोना बंद कर देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है, इसलिए जब कहीं जाम में फंसीगा तो आपको दम घुटने लगता है, क्योंकि हमारे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुआ? बंद हो गया। अब आगे देखिए, कहता है कि जिस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ एक चीज़ ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि गाड़ी, कोई भी गाड़ी, बढ़िया गाड़ी 10 लाख और 12 लाख से कम नहीं है बच्चों। उस गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल भरवाइए उसमें अनलीडेड पेट्रोल लीजिए, अनलीडेड, शीशा रहित। 2 पैसा महंगा मिलेगा लेकिन गाड़ी का लाइफ बचेगा, जीवन आयु बढ़ेगी। ये अनलीडेड पेट्रोल क्या करेगा? मेरे पीपीआर को इनएक्टिवेट कर देगा, खराब कर देगा। अब आगे आइए बच्चों, अब आइए क्या है उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए क्या दिखाई पड़ रहा। फोटो से याद करिए, फोटो से जल्दी याद होगा। ये शोरगुल है, एयर है। एयर पॉल्यूशन में नॉइज पॉल्यूशन को, शोरगुल को, नॉइज को जोड़ दिया गया। कब? फॉर्मूला याद करो, WATER, वाटर। वाटर पहले आया, करेक्ट बना प्रदूषण के बारे में, पानी वाला, फिर हवा वाला। हवा वाला कब आया? 74, 81, 86, 81 में आया। क्या लिखा? 81 में। एयर कब आया? 81 में। और इस एयर में किसको जोड़ दिया गया? नॉइज पॉल्यूशन को, शोरगुल को भी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 87 में। और 87 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में। नॉइज पॉल्यूशन 87 में। नॉइज पॉल्यूशन को किस में जोड़ा गया? एयर पॉल्यूशन में। इससे क्वेश्चन खूब आता है, ये क्या नॉइज पॉल्यूशन को किस में जोड़ा गया? वाटर में या किस में? तो बोलिएगा एयर पॉल्यूशन में नॉइज पॉल्यूशन को जोड़ दिया गया। अब कहना क्या है कि ये जो तेजी से आपका भोमा बज रहा है, इलेक्शन का टाइम है, अभी मुखिया जी के इलेक्शन, सब माइक और गाना और डीजे बजाते हैं। बाबू जी जो है पैसा खूब हो गया तो खूब बढ़िया होम थिएटर और डिस्को वाला ये सब म्यूजिक सिस्टम लाए, अब पूरा भों पूरा मोहल्ला को सुना रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, आवाज़ आ रही है, शोर होता है, तो उसी शोर में आदमी पागल हो जाता है। परीक्षा का टाइम है,
तो बगल वाला बजा दिया, म्यूजिक सिस्टम सब चौपट हो गया, बोलिएगा तो बंद करो तो ऊपर से आप ही को मारेगा, समझे कि नहीं, कि बहुत तेज़ बनता है, तू बड़का पढ़नियार बन रहा है, तू जो बोलता बंद कर लेगी। तो कहता है कि नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज का यूनिट क्या है, क्वेश्चन बराबर आता है डेसीबेल, लेकिन यहाँ डेसीबेल में भी याद करना बच्चों कि डी स्मॉल होगा और बी बड़ा होगा। अब कहता है नॉइज कितना शोरगुल कान के लिए कर, खूब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ऑडिबल रेंज क्या, कान का सुनने का शक्ति क्या है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, पहला पॉइंट। दूसरा बात कहता है कि कितना साउंड जो है हमको कर्म प्रिय लगेगा, माथा खराब नहीं करेगा, अच्छा लगता है। तो ये भी हमेशा आता है क्वेश्चन, इसका एक एक लाइन बोलता है बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक एक लाइन बोल रहा है, और एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है कि आपको दिक्कत नहीं हो, खाली मन से पढ़ो बच्चों। ये हर परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत हिट चैप्टर है बच्चों ये। और ये 80 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल याद कर लो कि जो हमारे कर्म प्रिय है, कान को अच्छा लगता है। और जहाँ हवाई जहाज ये उड़ा, ये लड़ाकू विमान उड़ता है जो दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो आवाज़ है कहता है कितना डेसिबल पैदा किया, 150 डेसिबल। और 150 डेसिबल जब आ गया तो कान को फाड़ देगा, पर्दा फाड़ देगा, आप बहरा हो जाइएगा, समझ नहीं। अब कहता है नॉइज़ पोल्यूशन के कारण क्या है, शोर कैसे बन रहा है, आवाज़ कैसे आ रही है, इसमें क्या समझाना है बच्चों, ये तो खुद समझते हो कि नोज आवाज़ के, भाई गाड़ी है, घोड़ा है और चल रहे हैं, स्कूटी पर हॉर्न लगा दिए, ट्रक वाला पो पो चिल्ला रहा है, लगा दिए ना भाई, कौन मना करता है? और क्रैकर है, बम पड़ाका छोड़, दिवाली का टाइम आ गया, ऐसा पड़ाका छोड़िए पूरा लगवे नहीं करे कौन ओरिजिनल बम है कौन डुप्लीकेट बम है। बम चलता है, कड़क बीम फूटता है, पूरा मकान हिले लगता है। तो ये सब वही सब है। कहता है क्या है कि लाउड स्पीकर है, म्यूजिक सिस्टम है, बम पड़ाका, ये सब जो है, जो इस सब को जो है अपना इस पर कंट्रोल कैसे करिएगा सर? इफेक्ट क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? तो बीच कौन बड़ा का पहाड़ है भाई, जब तेज से गाना बजेगा, कोई कस के बोलेगा तो मन चिड़चिड़ा जाएगा, है तो इरिटेशन, बेचैनी हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगा, रात का नींद खराब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, अखिया के बीच में जहाँ से रोशनी घुसता है उसको प्यूपिल कहते हैं, उस पर डायलेशन, याद कर लो, ये क्वेश्चन बराबर आता है, डायलेशन की कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिल का, तो लिखना डायलेशन। ब्लड वेसल का कोची कॉन्ट्रैक्शन की एक्सप्रेस है, तो कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्लड प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, नींद गायब हो जाएगा, बेचैनी होगा, एंग्जाइटी का था, स्ट्रेस है, बेचैनी, सब काम चालू हो जाएगा बेटा। अब आगे देखिए इस पॉल्यूशन को कम कैसे करेंगे, तो भाई जो पैदा करता है उसको बंद कर दो, जो शोरगुल कर रहा है उसको बंद कर दो। तो कहना है कि भैया सरकार ने कुछ कानून बना दिया, भारत सरकार ने नॉइज़ पोल्यूशन में कि भैया शादी ब्याह है तो लाउड स्पीकर डीजे 10 बजे रात के बाद बजाना बंद, नहीं तो पुलिस आएगा आपको ले के चला जाएगा, 100 आदमी का इंतजाम के 25 को पुलिस आएगा, खाना खा जाएगा और पेनाल्टी भी काट के चल जाएगा। इसलिए ये तो कुछ फॉलो हो रहा है आपको, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बनना बंद। दूसरा है कि जहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए नो हॉर्न प्लीज। लेकिन हम लोग तो बिहार का आदमी और भारत का आदमी अपने में थेथर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, थेथर। याद नहीं था कि स्कूल है और हॉर्न नहीं, अगर नहीं लगा रहता बोर्ड तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, लेकिन जहाँ लगल है, हम तो शेरे बादशाह मुखिया जी हैं, हम तो बड़ा कलेक्टर साहब हैं, समझे कि वहाँ पर तो जो है मुखिया जी क्या करेंगे, बॉस वहाँ पर के मोहल्ला के और पो 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 बजाएंगे, बजाइए नो हॉर्न प्लीज लिखा हुआ है, लेकिन याद पड़ गया वो हॉर्न बजाना नहीं है, ठहरो हम बजाते हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है, बजाए। ये जो है नो हॉर्न प्लीज का वो लगाइए सेंटर पर, हॉस्पिटल स्कूल के बगल में नो हॉर्न फ्री जोन बनाइए, और वहाँ पर जो बजावे उसको चालान काटिए, तो देखिए बंद होगा। तीसरा कहता है कि सिनेमा हॉल है, थिएटर है, आप जाते हैं अंदर में देखते हैं बहुत आवाज़ गूंजता है, अपने घर में म्यूजिक सिस्टम बना दीजिए तो पूरा घर के अगल बगल चारों तरफ जो है आवाज़ गूंजता है। तो एक वर्ड है स्टायरोफोम, हमेशा क्वेश्चन आता है स्टायरोफोम क्या है, ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, आवाज़ को सोखने वाला मटेरियल है स्टायरोफोम। खूब क्वेश्चन आता है, सिनेमा हॉल और थिएटर में लगा रहता है, जो साउंड को बाहर निकलने से मना करता है। अब ये बच्चों ये कहानी दिया गया है, केस स्टडी, इस चैप्टर में 4 को केस स्टडी किया गया है। केस स्टडी क्या है, यहाँ जो दिखाया गया कि क्या है, देखिए ये दिल्ली का है, उन जो इंडिया गेट है इंडिया गेट है, ये दिन का 12 बजे का टाइम फोटो लिया गया है, देखिए कैसा लग रहा, धुंधला लग रहा है, इतना पार्टिकल डस्ट मैटर है, गैस है, इतना भरा हुआ है। कहता क्या है, एक केस स्टडी दिल्ली का किया गया कि गुजरात और वेस्ट बंगाल में जितना गाड़ी है उस दोनों
स्टेट के गाड़ी से ज़्यादा गाड़ी दिल्ली में, ऐसा मतलब गाड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा गाड़ी ज़्यादा धुआं, और ज़्यादा धुआं तो पोल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। तो सर्वे किया गया 1990 में, 90 में सर्वे किया गया, देखा ये गया कि दुनिया के 41 गो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी का एगो लिस्ट तैयार किया गया। तो दिल्ली का पोजीशन आया, चौथा पोजीशन आया। तो चौथा पोजीशन आ गया तो भारत सरकार का नाक कट गया। तो दिल्ली में भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितना बड़े बड़े इंडिया के जितने दिग्गज लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस जो का अब बोलिए जो है कानून बन जाता है, तो वो सब बैठे हुए थे। तो कुछ वो समाज सेवी लोग भी थे, उन्होंने PIL दर्ज कर दिया। PIL क्वेश्चन पूछेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जज साहब जान बचाइए ना, तो ये जो स्थिति है हम लोग सब बाल बच्चा सब मर जाएंगे। कहने को तो दिल्ली में रहते हैं, आयु घट रही है, हम लोग बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएंगे और देहात वाले लोग 100 साल जिएंगे और कोई बीमारी नहीं हुआ, हम लोग तो सब बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सरकार को बोला कि भैया कुछ करो और रास्ता बनाओ कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली में कमे, नहीं तो मैं कुछ चाबी ऐसा दे दूंगा कि फिर आपको काम करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार बोला कि ठीक है हुजूर, मैं जो है कुछ रास्ता निकालता हूँ। तो उन्होंने दिल्ली सरकार ने क्या किया कि जितना भी सरकारी बस और गाड़ी था जो पेट्रोल डीजल से चलता था उसको CNG में कन्वर्ट कर दिया। और क्या किया दिल्ली सरकार, बोला कि साहब ऐसा करो कि जितना जो है आपको जो पुराना गाड़ी है उस गाड़ी को जो है 10 साल से 15 साल पुराना गाड़ी उसको दिल्ली रोड पे चलाना बंद करो। पेट्रोल पंप वाले को बोला, जो तेल बनाने वाली जो कंपनी थी IOC हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कि तुम जो पेट्रोल और डीजल जो सप्लाई कर रहे हो उसमें सल्फर की मात्रा, लीड की मात्रा कम करो जिससे वो पॉल्यूशन ना फैलावे, क्योंकि लीड एक ऐसा मेटल है जो हाईली इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ है बच्चों। सल्फर जब निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, नाइट्रोजन निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी कारण क्वेश्चन बराबर आता है कि ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला हो गया, काहे हो गया भैया? तो बगल में मथुरा रिफाइनरी है, वहाँ से निकलने वाला धुआं SO2 और NO2 एसिड ड्रेन पैदा कर ऊपर से पानी से मिला SO2 और वो और सल्फ्यूरिक एसिड और वो नाइट्रिक एसिड बनाया, ताजमहल के पे गिरा संगमरमर पर और उसको जो है पीला कर दिया। ये क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों, याद रखना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाया कि जो ओल्ड व्हीकल थे 10 साल से पुराना उसको चलाना बंद करो, पेट्रोल डीजल में लीड की मात्रा को कम करो। किसको बोला? IOC। और उसको बोला, और क्या बोला? सल्फर की मात्रा कम करो। तो लीड और सल्फर की मात्रा कम करो किसको बोला? जो पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनियां थी, IOC थी, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बर्मा सेल जो भी है, और गाड़ी बनाने वाले कंपनी को बोला कि तू अपने गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर फिट करो बाबू। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? SO2 तो स्क्रबर तो SO2 को गायब कर दिया, कैटालिटिक अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 H2 में बदला, कार्बन मोनोऑक्साइड को इसमें बदला, CO2 और नाइट्रोजन गैस बदल दिया। ये काम हुआ। अभी क्या हुआ? उसके बाद भारत सरकार ने एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया। क्या लाया? ऑटो फ्यूल पॉलिसी टू कंट्रोल वेहिकुलर पॉल्यूशन कंट्रोल, PUC पढ़ते हैं ना, पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट। आपको हर जो जिसके पास भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप जाते हैं प्रदूषण जांच करवाते हैं हर 6 महीना पर। इधर नया में 1 साल हो गया कि भाई अपना गाड़ी में वो आप चेंज करवाइए, प्रदूषण जांच करवाइए। अब क्या है कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया। इस पॉलिसी में जो है इसको जो व्हीकल थे उनको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया। ये पॉलिसी कब आया? 2000 में आया। इसको भी मैं समझा देता हूं बच्चों। आज जो है अभी तक जो है 6 गो नॉर्म्स आया। इसको भारत स्टेज भी कहते हैं या यूरो नॉर्म्स भी कहते हैं। पहला आया 2000 में यूरो नॉर्म्स 1 या भारत स्टेज 1, यूरो नॉर्म्स 2 या भारत स्टेज नॉर्म्स 3 या भारत स्टेज 3 भी कहते हैं। दोनों का एक ही नाम है, भारत स्टेज या यूरो नॉर्म्स। तो भारत स्टेज 3, BS4, BS5, BS6। अभी जो करंट चल रहा है इससे क्वेश्चन आता है बराबर कि करंट में जो गाड़ी आ रही है वो BS4 इंजन लगा हुआ है, BS6 इंजन लगा हुआ है या यूरो 6 कहते हैं। ये 1 अप्रैल 2020 से ये पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन नहीं
और क्या कहता है, इस चालू कब हुआ? 2000 में, पहला 2005, 10, 17 और 20। ये कैसे याद होगा? पांचवा स्किप कर दिया गया, लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 6, पांचवा स्किप कर दिया गया, वो लिखा हुआ पांचवा स्किप्ड नॉट इंप्लीमेंटेड, क्योंकि पॉल्यूशन का दर बहुत बढ़ रहा था, इसे गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। लेकिन 5 को याद करना पड़ेगा कि कब आया? 2005, 10, 17, 20। 0, 5, 10, 17, 20, 0, 5, 10, 17, 20 में आया बच्चों। अभी जो चल रहा, करंट जो चल रहा है वो है BS6 है, या यूरो नॉर्म 6 जो अभी जो है सारी गाड़ियों में लग के आ रही है। लेकिन जो है थोड़ा सा डिटेल NCERT में यूरो 3 के बारे में, ये के बारे में कुछ दिया है, इसके बारे में पढ़ना है। अब क्यों दिया है ये तो NCERT वाले लोग जाने, लेकिन हम मास्टर साहब हैं, हमको पढ़ाना काम है, आपको पढ़ना काम है, याद करना है। मैं याद करा देता हूँ। यूरो 3 नॉर्म्स क्या कहता है कि जो पेट्रोल और डीजल में सल्फर की जो मात्रा होगी, इस पॉइंट को याद कर लो बच्चों, इसका है 150 ppm। पेट्रोल में 150, और 150 को याद कर लो, 150 का डबल 350, तो 300 के रेंज में 350 याद कर लो बच्चों, कि पेट्रोल में सल्फर की मात्रा 150 रहना चाहिए ppm, और डीजल में 350 याद कर लो। ppm का फुल फॉर्म लिखा हुआ पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या हुआ? पार्ट्स पर मिलियन। सल्फर कंटेंट पेट्रोल में 150, और 150 का डबल करो 300, उसके रेंज में 350 आ गए बच्चा। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कहीं पेट्रोल लिख कर गया, डीजल लिख कर गया, सब महक रहे हो, पेट्रोल महका हो, डीजल महका हो, तो काहे महका हो? तो यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कारण महकता है, हर का स्मेल आता है, गंध आता है। तो उसका मात्रा कहाँ कितना रखो? 42%। यूरो 3 कह रहा है, कौन कह रहा है? यूरो 3। सल्फर की मात्रा 150, 350, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42। गोल क्या है? कहाँ तक ले जाना सल्फर को? ले जाना है 150 से 50 ppm तक ले जाना, मतलब 35% की कटौती होगी। अब आइए वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। यहाँ पर बच्चों अब जल प्रदूषण का एक फोटो दिया गया है, देखिए ये पानी का है, ये देखिए ये बड़का बड़का फैक्ट्री का जो है गंदा पानी, देख लीजिए क्या पोजीशन है, कैसे निकल रहा है। आपके घर के बगल में जो तालाब होगा, झील होगा, देखिए कैसा हरा हरा हो गया है। ये पानी न पीने लायक है, न कोई काम करने लायक है, न इसमें मछली रह सकती है, इसको अलगल ब्लूम कहते हैं। देखिए हरा हरा पानी हो गया, जहरीला हो गया, कोई काम के ना बचा पानी। और ये देखिए जितना प्लास्टिक तलास्टिक, जितना कूड़ा कचरा सब पानी के विषय देख लीजिए कैसे कैसे फैला हुआ है। इसी कहता है वाटर पॉल्यूशन। देख लीजिए, यही वाटर पॉल्यूशन का नजरिया है बच्चों। अब यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन पढ़ने के पहले ये जो फोटो दिखाया गया है, वाटर पॉल्यूशन क्या बताया? सबसे पहले वाटर, WAT, पहला कौन एक्ट आया? वाटर। कब आया? 74 में। तो 74 लिखा है ना भैया, देखो 74 लिखा है। सबसे पहले एक्ट किसका बना? पानी के बारे में बना। कब आया? 74 में आया। अब पानी में जो प्रदूषण है उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करो। ये फोटो NCERT का है, ये फोटो देता है कि जो वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन में, जल के प्रदूषण में जो पानी का हिस्सा है 99.9% है। इम्प्यूरिटीज कितना परसेंट दिखाया गया है? 0.1%। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा कि 0.1% ही इम्प्यूरिटीज, गंदगी पानी को बेकार बना देती है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, हमारे लिए बेकार हो जाता है। जबकि वाटर 99.19% है, इम्प्यूरिटीज 0.1% है। यही 0.1% इम्प्यूरिटी जो है पानी को बेकार कर दिया, गंदा कर दिया, कोई काम के लायक नहीं छोड़ा। अब पानी में जो गंदगी है उसको, इस कंसेप्ट को क्लियर करो बेटा। कोलाइडल क्या है, सस्पेंडेड क्या है, डिजॉल्व क्या है। पानी में जो कपड़ा लत्ता, जो फीकल मैटर है, कपड़ा है, पेपर है, फाइबर है, जो ये सब जो है उसको कोलाइडल मटेरियल कहता है। कि मतलब पानी में जो ऊपर जो छला रहा है, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज पत्थर जो छलाता है, ऊपर दिखाई पड़ता है, उसको कोलाइडल मटेरियल कहते हैं। और जो सॉल्ट और सिल्ट, सैंड, बालू, कंकड़, पत्थर जो नीचे बैठ गया तलहट्टी में, उसको सस्पेंडेड सॉलिड कहते हैं। और कुछ केमिकल ऐसा होता है जो पूरे पानी में घुला हुआ है, उसको डिजॉल्व मटेरियल कहते हैं बेटा। इस कंसेप्ट को जब क्लियर नहीं करोगे तो ये वाटर पॉल्यूशन चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। कोलाइडल का मतलब जो छहलाया हुआ है, सस्पेंडेड मतलब जो तलहट्टी में बैठ गया, सैंड, सिल्ट के लिए गाद उद जो कहते हैं उसको। और डिजॉल्व का हो गया जो केमिकल है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये जो पानी में घुला हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब एक और आगे देखो क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे एक टर्म आया। तो ये जो चीज़ है बच्चों की वाटर जो पोल्यूशन में जो सबसे बड़ी बात है कि ये आया 1974 में। वाटर पोल्यूशन में पानी की मात्रा कितनी है, 99.9%, इम्प्योरिटी 0.1% है। यही 0.1% इम्प्योरिटी पानी को गंदा कर दिया, बेकार कर दिया, हमारे लायक नहीं छोड़ा, हम उसको कोई कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बेकार हो गया। तो वो जो पानी, गंदा पानी में क्या चीज़ है, कोलाइडल मटेरियल है जो छला रहा है, नीचे बैठ गया, सस्पेंडेड सॉलिड है उसको कहते हैं, जो सैंड है, सिल्ट है, आग है, गाद है, मट्टी तकड़ी जो है, और डिजॉल्व जो पानी में घुला हुआ है बच्चों। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, ये आपका वाटर पोल्यूशन है। इसके बारे में मैं अगले क्लास में मैं फिर आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा केस स्टडी हुआ, कैसे कैसे इसको ठीक करेंगे, मैं अगले क्लास में आपको बच्चों ले चलूँगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।